नमस्कार दोस्तों, मन का लाइफ संपूर्ण में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि अभी एमपी पुलिस के एग्जाम्स चल रहे हैं आप लोगों के, और 8 और 9 जनवरी के आपके पेपर हो चुके हैं। आई होप सभी लोगों के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे, और जिनके भी अब आने वाले दिनों में पेपर हैं अब उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पेपर बहुत ही आसान आ रहा है। मैथ्स का सेक्शन तो काफ़ी ईजी आ रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 और 9 जनवरी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आपके दोनों पालियों में मिला के 4 शिफ्ट हो चुकी हैं आपके, तो उनके मैथ्स के क्वेश्चन जितने भी मिल सकते थे वो हमने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, और उनका अपन एक डिस्कशन देख ले रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, उनको जल्दी हम समय सीमा में कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए देख लेते हैं। ये समय दूरी एवं चाल का क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। देखो जरा क्या बोला है यहाँ पर कि 180 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर घंटे की चाल से ए कोई पर्सन जो है वो जा रहा है, और 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दी जाता है। तो ए की जो औसत चाल है वो क्या होगी वो आपको बताना है। अब औसत चाल के लिए बड़े सिंपल सा देखो जरा यहाँ पर, औसत चाल जो होती है वो आपकी क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे क्या, कुल समय। कुल दूरी क्या हमको दी गई है, यहाँ 180 किलोमीटर की गया है, और आते समय कितना गया है, 120। तो टोटल मिला के जो हमारी दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 180 और 120 मिला के कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। और समय कितना लगा है, यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो 1 घंटे में 45 जाएगा। तो 180 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, 45 से कितने बार जाएगा, 4 घंटे, ये 4 घंटे हो गया। और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यदि चाल से जाएगा तो कितना समय लग जाएगा, 2 घंटे। तो यहाँ पे 2 मिला के कितना हो गया, ये 300 बटे 6, और 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो आपकी औसत चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल सा आपको कुल दूरी बटे कुल समय करके निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना दिया गया आपको, 4:5 दिया गया। एचसीएफ कितना दिया गया, 16 दिया गया। अब आपको पता है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ किसी भी दो संख्याओं का उनके गुणनफल के बराबर होता है। उनके किसके बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पे यदि अनुपात दिया गया है संख्याओं का 4:5, और आपसे क्या पूछा गया है, योग पूछा गया। और आप लोग जानते हैं यहाँ पर ये कि यदि कोई भी दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है तो वो अनुपात हमेशा कौन सी संख्याएं होती हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। इसका मतलब जो आपका एचसीएफ है यदि वो 16 होगा तो आपके नंबर में क्या हो जाएगा भाई, 16 गुना 4 + 5, तो 16 × 5 + 4 कितना हो गया, 9। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 144। तो आपके जो नंबर्स का योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 144। छोटी सी प्रॉपर्टी जो कि आपको याद रखनी है, किसी भी दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त और उनका महत्तम समवर्त का गुणनफल उन दोनों ही संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परसेंटेज का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया कि 1/6 का 62 का 75%। एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, जैसा क्वेश्चन आता है हम उसी को डिस्कस करा रहे हैं। ठीक है, अब 1/6 लिखा है, यहाँ पर 1/6 लिख लेते हैं। 62 लिखा गया है, 75% मतलब कितना होता है आपके पास, 3/4 होता है। यदि कुछ नंबर कट रहे हैं तो आप उसे काट सकते हैं। 3 से कितने बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। और 4 दूनी कितना हो गया, 8। 62 को आप 8 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 8 से कितना हो गया आपके पास, 56। 6 बचा है आपके पास, 6 में 8 से भाग लगा लेंगे। या ऐसा भी बोला जा सकता है कि भाई 7 सही 6/8 का मतलब है 2 से 3, और ये कितना हो गया आपके पास, 4। ये 2 से 3 बार कट जाएगा, ये 2 से 4 बार कट जाएगा। तो 7.75 आपका क्या हो जाएगा आंसर। दशमलव में दिया है तो दशमलव में लगाना पड़ेगा, यदि मिश्रित भिन्न में दिया होगा तो आप आंसर लगा देंगे 60 सही 3/4 आंसर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में 4 क्या बोला गया, ये आपका जो है दशमलव वाला क्वेश्चन है जिसमें दिखा गया है कि 0.12545। एक शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था 0.34, और ये चलता चला जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पर यदि सीधा बोला गया है 34 के ऊपर बार लगा है तो 34 बटे जितने के ऊपर बार है उतना 9 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि कुछ कट रहा है तो उसे काट देंगे। यहाँ पे लिखा है 0.12545, सब के ऊपर बार नहीं लगा तो क्या करेंगे, 12545 पहले पूरा नंबर लिख लिया। जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, और नीचे जितने के ऊपर बार लगा है उतने 9 लगा के, जितने के ऊपर बार नहीं लगा उतने आप 0 लगा दीजिए, और सिंप्लीफाई कर देंगे। कितने नहीं लगा है, 3 0 लगा दो। अब यहाँ पर 125 सीधा सीधा घटा लो, ये हो गया 0 2, और ये हो गया आपके पास डिवाइडेड बाय 99900। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर आप इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे कैंसिल करके, तो आपका फाइनल आंसर आपके ऑप्शन में अवेलेबल दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। बाकी का जो हिस्सा है वो आपका सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का कैलकुलेशन वाला हिस्सा होता है। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बोर्ड मास का रूल पे क्वेश्चन दिया गया है। बोर्ड मास में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो आपके पास साइन और सिंबल आएंगे तो उसमें आप
ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ये जो का आ रहा है या ऑफ आ रहा है उसको ऑपरेट करेंगे, फिर डिवीजन को करेंगे, फिर गुणा, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इन दोनों में आप चेंज कर सकते हैं, बाकी इसमें आपको ये पूरा का पूरा ये जो क्रम है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको देखो भाग भी दिख रहा है, गुणा भी दिख रहा है। कई लोग पहले गुणा कर देंगे, तो पहले गुणा नहीं किया जाएगा, पहले क्या किया जाएगा, आपका भाग किया जाएगा। तो 70 माइनस 65 में 13 से भाग लगाया और 13 से गुणा कर दिया, 13 से 13 क्या हो गया, कट गया आपका, कितना आ गया, 70 में 65 गया, आंसर कितना बचेगा आपका 5। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5। सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें आपको समय भी कम ही लगना चाहिए, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, 5 संख्याओं का जो औसत दिया है वो कितना दिया आपको, 40 दिया गया। यदि 5 संख्याओं का औसत 40 दिया है तो उनका जो योगफल होगा क्या आप निकाल सकते हैं, 5 का गुणा कर लेते हैं 40 में, कितना आ गया आपके पास 200। तो ये जो योगफल आ गया है, जो समेशन आ गया वो कितना आ गया आपके पास 200 आ गया। अब देखो जरा, पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है 35, तो उनका योग कितना हो जाएगा 70 हो गया। पहली 2 संख्याओं का योग दे दिया, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दे दिया 45, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, तो इन दोनों का योग मिला के कितना हो गया टोटल 160, टोटल कितना हो गया 160। तो पहली 2 प्लस लास्ट की 2 और बची बीच की, तो मिला के कितनी हो गई आपके पास 5 संख्या है, जिसमें से पांचों का योग कितना है 200। ये टोटल 160 के यदि घटा दिया जाए तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 40। तो जो बीच की संख्या है तीसरी वो कितनी हो जाएगी 40। कभी कभी वो ये भी कर देता है कि पहली 5 ही बोलेगा, यदि बोलेगा कि पहली 3 और अंतिम से 3, तो जो बीच का हो जाएगा वो कॉमन हो जाएगा, तो 2 बार आएगा, तो डिवाइड लगाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 200 में 160 घटा के कितना 40। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा कि, और टाइम भी कई लोग यहाँ पे ज़्यादा लगा देंगे, यार ये 350 इंटू 350 है, प्लस 150 इंटू 150 है, प्लस 2 इंटू 150 इंटू 350 है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा यदि आप गौर फरमाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, मतलब ये a प्लस बी का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप किसी का स्क्वायर कर करके नहीं करेंगे, सीधा आइडेंटिटी लगा देंगे। कितना हो जाएगा a का मान 350, बी का मान कितना हो जाएगा 150, इसका होल स्क्वायर करना है, 350 में 150 जोड़ा कितना हो जाएगा 300, 400, 500, और 500 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं कितना हो जाएगा 25, और ये 4 0 आप लगा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से लगाना है, कभी कभी ऑप्शन में 25 के बाद हो सकता है 3 0 आपने जल्दबाजी में 1 0 कम वाला लगा दिया, तो ध्यान से करना है कि छोटा क्वेश्चन होगा लेकिन उसमें गलती भी बढ़ जाती है, तो ध्यान रखते हुए कि भाई कितने 0 आ रहे हैं 4, तो 4 0 वाला आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके 8 जनवरी की शिफ्ट में भी पूछा गया और 9 जनवरी की भी शिफ्ट में पूछा गया इसी प्रकार से क्वेश्चन कि x माइनस 1/x कितना दिया 4, और आपसे पूछा गया x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 पूछा गया। अब आपको पता है कि यदि x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 निकालना है तो आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी x प्लस 1/x की, और ये कैसे निकलेगा यहाँ पर आपके पास, जब भी आपको यदि x माइनस 1/x का मान यदि a दिया जाए और यदि आपसे x प्लस 1/x निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे a स्क्वायर और प्लस है तो प्लस का 4। दूसरी चीज़, यदि x प्लस 1/x यदि आपको कोई नंबर दिया जाए और आपको यदि उसका माइनस वाला हिस्सा निकालना पड़ेगा तो उसी नंबर का स्क्वायर करें, और माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस का 4। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपके शिफ्ट में या अगले किसी शिफ्ट में आपको मिल सकता है। तो प्लस वाला दिया है तो माइनस कैसे निकलेगा, माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला कैसे निकलेगा। माइनस दिया हमको, प्लस निकाल लेते हैं जल्दी से। अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और प्लस है तो प्लस का 4 कितना हो गया √20, और √20 को हम लिख सकते हैं कितना 2√5, या √20 भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखो जरा ध्यान से कि पावर 4 निकालनी तो आप क्या करोगे, सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकलेगा कैसे, सीधा आप इस नंबर का स्क्वायर करके 2 घटा दो, ये कितना आया आपके पास √20 का स्क्वायर 20 में से 2 चला गया कितना हो गया 18। अब इसकी सहायता से आप यदि ये निकालना चाहते हैं तो फिर से आप इसी नंबर का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 324 में से 2 चला गया तो 322 ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले माइनस से प्लस निकालना है, प्लस के बाद आप 2 बार उसी नंबर का स्क्वायर करके 2 बार घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो इसको आप नोट करके रखें, इससे आपको अगली शिफ्ट में भी क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 समय और कार्य का दिया गया, बहुत ही आसान सा प्रश्न है जो कि आपका M1 D1 H1 वाले कॉन्सेप्ट पे होता है। सभी लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पर कि M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन क्या होता है, W2 होता है। M मतलब यहाँ पर सिर्फ आदमी नहीं होता है, M का मतलब यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या होती है। व्यक्ति में आदमी, औरत, बच्चे, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। D का मतलब यहाँ पे दिन नहीं होता है, टाइम होता है। टाइम का मतलब है आपका टाइम डेज में, मिनट में, आवर में भी हो सकता है। H का मतलब है प्रति घंटे वो कितने काम कर रहे हैं, और W का मतलब है कि कितना काम या उनको काम करने का कितना वेज मिलता है, कितना भत्ता मिलता है। कितने आदमी आपके पास, 20 आदमी है। काम करना मतलब दीवार बनाना, मतलब ये क्या है, काम है आपका। और कितने दिन लग रहे हैं यहाँ पे काम करने में, 25 दिन लग रहे हैं। और यही काम आपको किसने करवाना है, 15 दिन में करवाना है। कितने आदमी से करवाना है, 8 आदमी से कराना है। कितना काम करेंगे आपको नहीं पता, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लो ज़रा जल्दी से। 5 से ही आप इसे 3 बार काट देंगे, 5 से ये 4, 5 से ये 5 बार कटेगा, 4 से ये 2 बार कट जाएगा। और आपको ये क्वेश्चन मार्क चाहिए था, तो ये क्वेश्चन मार्क आपके पास हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। तो कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं, 30 मीटर लंबी दीवार वो आपकी बना सकते हैं। कितने आदमी, 8 आदमी। कितने दिन में, 15 दिन में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है M1 D1 H1 अपॉन W1। चलिए 30 आदमी, ये आपका क्या हो जाएगा, 30 मीटर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर, अगेन ये भी बोर्ड मार्क्स पे दिया है, बिना पेन पेपर के किया जा सकता है। छोटा प्रश्न है तो छोटे प्रश्न में समय भी आपका कम ही लगना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पर, पहले ये देखो कि भाई ब्रैकेट के अंदर कहीं भाग, गुणा या ऑफ वगैरह तो कहीं नहीं लगा हुआ है। आपने देखा ध्यान से कि भाई 34 प्लस 16 आपने जोड़ना है, 30 40 50 हो गया। 59 में से 50 चला गया, 9 हो गया। 82 में 9 जोड़ेंगे तो 91 हो गया। 91 और 42 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 9 4 13। आंसर कितना हो जाएगा, 133। बिना पेन पेपर के आप स्क्रीन पे देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, 2197 रुपये को आपको 3 लोगों में बांटना है। 2197 को आपको 3 लोगों में बांटना है, ए बी सी में। इस प्रकार से बांटना है कि उनका अनुपात दिया गया है 37:111:333। अब थोड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ध्यान से यदि देखा जाए तो क्या 37 में, पहले ये देखो कि 37 111 और 333 में किस नंबर से भाग जा सकता है। 33 में यदि किसी नंबर से भाग आपका नहीं जा रहा है तो थोड़ा देख लेते हैं कि 37 से क्या 111 कट जाएगा। जरा हमने ध्यान से देखा यार, 111 आ रहा है, 111 मतलब 3 से करके देखते हैं। 3 7 21, 3 3 9 2 11, बिल्कुल कट रहा है। कितने बार कट रहा है, 3 बार। 37 से यदि हम 333 लाना चाहते हैं, यदि हम 9 से गुणा करें तो 9 7 63, 9 3 27, और 27 और 6 कितना हो रहा है आपके पास, 31। 9 7 कितना होता है, 63, 63 कितने हासिल का 6, 9 3 27, 27 और 6 हो रहा है 33। बिल्कुल कट रहा है, पूरा कट रहा है। कितने बार, 6 बार में कट रहा है। तो आपका जो अनुपात हो गया 1 3 6 हो गया। अब इसी में आप टोटल इस अमाउंट को डिवाइड कर दो जरा। 6 3 9 कितना हो गया, 10। 10 बराबर कितना हो गया, 21 97। तो 10 बराबर 21 97 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 21, ये 219.7। अब हो सकता है वो तो लगभग में बोला हो, या फिर हो सकता है कोई डेटा ऐसा हो कि 2190 हुआ हो, वहाँ पे डेटा यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, तो दशमलव में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब किसका पूछा उसने, ए बी सी का अंतर बताओ। ए बी सी का अंतर बिल्कुल नहीं होगा, कुछ एरर होगा इस क्वेश्चन में। किसी 2 का अंतर पूछा होगा, ए बी का या बी या सी का। आप निकाल सकते हैं अंतर, कैसे निकलेगा। ए बी का पूछेगा तो अंतर कितना है, 2। बी सी का पूछेगा तो अंतर कितना है, 3। और ए सी का पूछेगा तो अंतर कितना है, 5। अब आप उसमें रिस्पेक्टिव डिफरेंस से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेन ये था कि आप यहाँ पे टोटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रेशो आपको सिंप्लीफाई करना था, जो आपने कर लिया। 1 3 6 अनुपात बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 12। अभी मैंने आपसे कहा कि वाला जो एल्जेब्रा पे जो क्वेश्चन आया था, x² + 1/x² बराबर यदि 3 दिया है तो x - 1/x आपको निकालना है यहाँ पर। अभी आपने देखा कि x - 1/x आप कैसे निकालेंगे, जब आपके पास x + 1/x होगा। तो क्या हम इस वाली वैल्यू से x + 1/x निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3 में यदि आप +2 जोड़ोगे और 3 में यदि आप 2 घटाओगे तो क्या आपको ये चीज़ मिल जाएगी, क्या ये निकालना पड़ेगा। देखो जरा, यदि आपने +2 किया तो कितना आया, 5 आया, रूट ले लीजिए, ये √5 हो गया। 2 घटाया 1 आया, रूट ले लीजिए। प्लस पे प्लस वाला रिजल्ट आ जाएगा और पावर आधी हो जाएगी। 2 से पावर क्या हो जाएगी, आधी। ये हो गया आपके पास √5 और x - 1/x हो गया आपके पास 1। यहाँ हमें
इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, हमको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मिल गया x माइनस 1/x का कितना, सीधा सीधा 1 आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। तो जब भी पावर इवन रहेगी और प्लस रहेगा तो आप +2 -2 कर करके प्लस वाला रिजल्ट निकालोगे और माइनस वाला निकालोगे, प्लस पे प्लस वाला माइनस पे माइनस वाला, पावर आधी हो जाएगी। जैसे x + 1/x की घात 4 + 1/x की घात 4 बराबर यदि 322 दिया गया और आपसे पूछा गया बताइए x + 1/x क्या होगा, आप पहले क्या करेंगे, +2 कर देंगे, 324 हो जाएगा, रूट लगाया कितना हो गया 18, प्लस पे प्लस वाला रिजल्ट हो जाएगा और पावर हो जाएगी आपकी जस्ट आधी, माइनस पे माइनस वाला रिजल्ट हो जाएगा, हालांकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने पहले ये निकाल लिया, कितना आ गया आपके पास, ये 18, फिर यहाँ पे +2 लगाया -2 लगाया, प्लस पे प्लस वाला रिजल्ट, माइनस पे माइनस वाला रिजल्ट जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो जो चीज़ आपसे पूछी गई है बस उसको निकालेंगे, बाकी में आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग दिया गया वो कितना दिया गया है, 640 दिया गया है। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बताओ। कई लोग इसमें क्या करते हैं कि संख्या मान लेते हैं, विषम बोला है तो पहले कोई x मान लेगा, फिर x + 1, फिर x + 3, x + 5 ऐसे करके, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आप यहाँ से औसत निकाल लो, यहाँ पे औसत कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा आपके पास औसत 80। और कितनी कौन सी संख्या है आपके पास, विषम संख्या है, कितनी है, सम है। इसका मतलब यदि ये 80 है तो आपके पास 4 संख्या इधर होंगी और 4 संख्या क्या होंगी, इधर होंगी। यदि औसत आपके पास 80 आ गया, इसका मतलब 4 संख्या आपकी इधर होंगी और 4 संख्या आपकी इधर होंगी। टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, क्योंकि 8 संख्या बोली यहाँ पर। अब 80 के यदि इधर आप देखोगे हमको कौन सी संख्या बोली गई है, विषम, तो क्या हो जाएगी आपके पास 79 एंड सो ऑन। लेकिन आप ये देखो कि आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या बोलिए, इधर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर आप निकाल लो, क्या हो जाएगा 81, 83, 85 और 89। तो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर बोला है, 89 का आप स्क्वायर कर लेंगे। और 89 का स्क्वायर निकालने के 2 तरीके हैं, पेन पेपर मेथड भी है या 100 से कम वाली मेथड भी है। 100 से कम वाली मेथड देख लो जरा, 100 में कितना कम है, ये 11, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 121 का 21 हासिल लगाए 1, और 89 में से 11 घटा देंगे तो आपके पास कितना आ गया 78, और हासिल मिला के कितना हो गया 79। तो आंसर कितना हो जाएगा 7921। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इधर के नंबर की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा आप आंसर लगा देंगे कितना, 7921। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला गया है कि A जो है 90 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है और B जो है 60 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में करता है, 40 मिनट में करता है। तो उन दोनों की चालों का आप अनुपात बता दीजिए, मतलब A की चाल और B की चाल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। सब लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है आपके पास, दूरी बटे क्या, समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी देख लीजिए यहाँ पे कितनी दी गई है, 90 बटे कितना हो गया आपके पास 20। अब कई लोग 20 मिनट को डिवाइड करके 60 से टाइम वेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि रेशो बनाना है। तो यहाँ पे 60 बटे क्या कर दिया आपने 40, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार। तो रेशो कितना हो जाएगा आपके पास 3:1। डिवाइड तब करो जब आपको कोई चीज़ निकालनी पड़े, डेटा में पूछा जाए। रेशो बनाना है तो आपको डिवाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, सीधा निकाल देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 3/1। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखते हैं क्या बोला है यहाँ पर। A और B जो हैं किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, A और B जो है वो हमारा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में करते हैं, ठीक है भाई। B और C जो है वो दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में काम को कर रहे हैं। तो बोला गया A ने 5 दिन काम किया, B ने 7 दिन काम किया और C यदि 13 दिन में काम करता है तो काम क्या हो जाता है आपका, पूरा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम 12-16 का एलसीएम ले लेते हैं, ये 48 हो गया, 12 चौको 48, 16 3 48, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि हमको इंडिविजुअल ABC की एफिशिएंसी नहीं दी गई है। बोला क्या गया, A ने 5 दिन काम किया तो हम यहाँ पे किससे काम करा लेते हैं, A और B से। और A और B से यदि हम 5 दिन में काम कराएंगे तो 5 दिन में काम कितना हो जाएगा, 5 को 20 काम हो गया, ठीक है भाई 20 काम हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना कि 5 दिन जब हमने काम कराया तो A ने भी काम कर लिया, B ने भी काम कर लिया, और हमको बोला गया है B ने कितने दिन काम किया, टोटल 7 दिन काम किया है। इसका मतलब हमें इंडिविजुअल B की एफिशिएंसी नहीं दी गई तो हम B + C वाले ग्रुप से वो 7 दिन के बजाय हम वो 2 दिन का काम करा लेते हैं। और जैसे ही 2 दिन का काम करा लेंगे, B + C 1 दिन में कितना करते हैं 3, तो 2 दिन में कितना करेंगे 6 काम कर लेंगे। इसका मतलब देखो A ने यहाँ पे 5 दिन काम कर लिया, B ने 5 और 2 मिला के 7 दिन काम कर लिया, और C ने भी अल्टीमेटली 2 दिन काम कर ही लिया है। अब इसका मतलब जो हमारा टोटल काम हो गया 26, तो बचा कितना काम हमारे पास, 22 काम बचा है। ये जो 22 काम बचा है वो C ने किया होगा, वो C ने कितने दिन में कर लिया होगा, 13 दिन में नहीं, क्योंकि 13 दिन से पहले हम 2 दिन ऑलरेडी काम करा चुके हैं। मतलब ये 22 जो काम होगा वो C ने किया है, कितने दिन में किया है, 11 दिन में। तो इसकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी C की वो कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट पर डे। बस आपको यहाँ से पता चल गया, यदि
सी की एफिशिएंसी यदि 2 आ गई है तो ए की कितनी हो जाएगी, बी की कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की कितनी है 4, ठीक है, बी प्लस सी की कितनी है 3, 3 में से यदि सी 2 की होगी तो बी की कितनी हो जाएगी 1, और यदि ए प्लस बी की 4 है जिसमें से बी की यदि 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी 3 एफिशिएंसी। तो हमको सबकी एफिशिएंसी पता चल गई। टोटल काम हमारे पास 48 है, उस काम का हमको कितना % करवाना है, 60% करवाना है, मतलब 48 का 3/5 हमें काम करवाना है। किससे करवाना है, ए से कराना है, लेकिन ए अपनी वास्तविक क्षमता से काम नहीं कर रहा था, 40% की क्षमता से काम कर रहा है, और 40% का मतलब हो जाएगा ए की क्षमता है 3, और 3 का 2/5 मतलब 2 3 6/5, 5 से 5 कट गया आपके पास, 3 से 2 बार, 2 से कितना हो गया ये 24, तो आंसर कितना आ जाएगा 24 दिन। मतलब ए यदि अपनी क्षमता के 40% से करे काम और काम का केवल 60% करेगा तो काम कितने दिन में हो जाएगा हमारा, 24 डेज में हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ एक आध क्वेश्चन बिल्कुल वो पूछ सकता है बड़ा, है कि नहीं। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि भाई कोई यदि टफ क्वेश्चन भी आए तो वो आपको छोड़े ना, उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट कर लें यदि टाइम बचा है तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में क्या कहा गया कि 10 भुजाओं वाले समभुज का बाह्य कोण, ये याद रखना पॉलीगन जो है बहुभुज से एक क्वेश्चन फिक्स आ रहा है, आपको देखने को मिलेगा। समबहुभुज पर आपको 4-5 चीज़ें याद रखनी है, समबहुभुज पर आपको 4-5 चीज़ें याद रखनी है। पहला पॉइंट ये है कि समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का जो योग होता है यदि उसकी n भुजाएं हैं तो हो जाएगा n-2 इंटू कितना 180 डिग्री। तो आंतरिक कोणों का जो योग होगा वो समेशन कितना होता है आपके पास n-2 इंटू 180 डिग्री। इसी प्रकार से जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोणों का जो योग होता है किसी भी समबहुभुज के, वो कितना होता है हमेशा 360 होता है। कोई भी पॉलीगन ले लीजिए, चाहे ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, किसी भी प्रकार का समबहुभुज होगा उसके बाह्य कोणों का योग 360 होता है। इसी प्रकार प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, क्योंकि भाई समबहुभुज का मतलब ही होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसके आंतरिक कोण सभी बराबर हो, इसका मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण का जो मान होगा वो निकलेगा n-2 इंटू 180 डिग्री है, ये योग है, कुल भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे निकल के आ जाएगा। प्रत्येक बाह्य कोण का यदि योग निकालना पड़े, प्रत्येक बाह्य कोण का योग यदि निकालना पड़े, प्रत्येक बाह्य कोण का मान यदि निकालना पड़े तो आप कैसे निकालोगे, वही 360 में कुल भुजाओं की संख्या से भाग कर दिया जाए। और 5वां पॉइंट के विकर्णों की संख्या क्या होती है, यदि n समबहुभुज वाले बहुभुज के विकर्णों की यदि संख्या पूछी जाए तो आपका हो जाएगा n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई कितना 2, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई कितना 2। ये याद रखिएगा, विकर्णों की संख्या n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2, ये विकर्णों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है वो आपसे, विकर्णों की संख्या पूछता है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रत्येक आंतरिक कोण या प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछ लेगा, तो आपको याद भी रखना है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का समेशन हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ठीक है। 5 पॉइंट याद रखना, आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, अब बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान योग में भुजाओं की संख्या से भाग लगा दीजिए, बाह्य कोणों का यदि मान चाहिए तो 360 में n से भाग लगा दीजिए भुजाओं की संख्या से, और विकर्णों की संख्या के लिए n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। तो बोला गया है कि 10 भुजाओं वाले समबहुज का बाह्य कोण बताइए, 10 भुजाओं वाले समबहुज का बाह्य कोण बताइए। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है 360 बटे n, तो 360 डिग्री बटे n, n कितना है आपके पास, भुजाओं की संख्या कितनी है आपके पास 10 है, तो 10 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ये 5 पॉइंट याद रखना, अगले शिफ्ट में भी या आने वाले जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, ये 5 पॉइंट आप करके जाएं अच्छे से, इस पे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। विकर्ण वाला भी आया था, शायद एक शिफ्ट था ऐसा जिसमें विकर्णों की संख्या पूछी थी, शायद 12 भुजाएं दी गई थी, विकर्णों की संख्या पूछी गई है। तो भुजाओं की संख्या आपको यदि पता हो तो n की जगह आप भुजाओं की संख्या रख दें, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आपको विकर्णों की संख्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है, x-4 का होल स्क्वायर, x-3 का होल क्यूब और x-1 x+4 और x-3 का क्या चाहिए आपको, SCF चाहिए, ठीक है, SCF चाहिए है। तो जरा ध्यान से देखो, जरा कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है। अब ये ध्यान रखना कि जब भी पावर में होता है, जब भी आपके पास पावर में होगा, पावर के फॉर्म में होगा, यदि मैंने आपसे बोला 2 की घात 5 और 2 की घात यहाँ पे यदि 6 है, यदि आपसे SCF पूछा गया है, SCF पूछा बताओ इसका SCF क्या होगा, तो यहाँ पे जो SCF मतलब हाईएस्ट, और पावर में जस्ट उल्टा करेंगे, लोएस्ट पावर चुन लेंगे, यहाँ पे 2 की घात 5 आपका क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। अब यहाँ देखो जरा, यदि x की घात जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर पे जरा ध्यान दो, x+
x प्लस ये x प्लस 4 वाला तो हो ही नहीं सकता, ये तो आएगा ही नहीं आपके HCF के अंदर। x माइनस 1 भी कॉमन नहीं है, ये भी नहीं आएगा, तो एक ही दिख रहा है आपको x माइनस 3 जो कि कॉमन दिख रहा है आपको। अब x माइनस 3 में अब घात देख लो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है, तो जो भी घात सबसे कम होगी वो आपका HCF बन जाएगा। तो आपका HCF हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर है। तो जो कॉमन वाली चीज़ होगी वही आपका HCF बना के देगा। ये कॉमन नहीं था, इसे आपने हटा दिया, ये कॉमन नहीं था, आपने हटा दिया। दोनों में कॉमन होना चाहिए, नाम ही बोल रहा है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जिसे अपन हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्त। ठीक है, तो जो हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन नहीं था, हटा दिए। कॉमन क्या था, x माइनस 3 था। अब घात देख लो कि भाई मैक्सिमम या मिनिमम, हाईएस्ट में सबसे मिनिमम ले लेनी है, छोटी घात ले लेनी है, आंसर हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और भी हो, जैसा एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं मिल पाया, जितना जो भी स्टूडेंट बताते हैं वो हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया कि एक ट्रेन ए बी प्लेटफॉर्म को क्रमशः 55 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे को 1 घंटे 36 मिनट में पार करते हैं। मतलब एक आपके पास प्लेटफॉर्म है ए बी, जहां पर एक ट्रेन जो है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और एक जो ट्रेन है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी, और एक दूसरे को 1 घंटे 36 मिनट में क्या कर लेते हैं, पार। तो बताने के प्लेटफॉर्म की दूरी क्या होगी। आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे क्या, समय। अब चाल यहाँ पे क्या है, रिलेटिव आ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पार कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है या माइनस, ही आपको याद रखना है। यदि सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या हो जाता है आपके पास, माइनस हो जाता है, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 55 में यदि आप 80 जोड़ दे तो 5 8 5 कितना हो गया, 13, 135 आ गया। चाल आपके पास 135 आ गई, किलोमीटर प्रति घंटे में है। दूरी चाहिए तो दूरी हमेशा किस में रहती है, किलोमीटर में, याद रखिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटे में बराबर दूरी हमको निकालनी है, बटे क्या है आपके पास समय, और समय तो हमको दिया गया 1 घंटे 36 मिनट। तो याद रखना कि यहाँ 36 मिनट है तो हम 60 से भाग लगा देते हैं, 6 से 6 बार, 6 से 10 बार, 10 से कम 10 और 6 कितना हो गया, 16 बटे 10, मतलब 2 से और लगा देते हैं तो 8 बटे 5 हो गया। भाग यहाँ गुणा कर लेते हैं 135 में 8 बटे 5 से, तो दूरी निकल के आ जाएगी 5 से, ये हो गया आपके पास 27 बार, गुणा कर लेते हैं 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 16 5 21। तो आपकी जो ए बी प्लेटफॉर्म की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 216 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी आपको निकालनी थी, समय दिया गया था, चाल कितनी हो जाएगी आपकी, दोनों प्लस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे थे। ठीक है, वो मेंशन नहीं था, वो एक्चुअल में है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं क्या बोला गया। सिंप्लीफिकेशन का अगेन बोर्ड मास का क्वेश्चन है भाई, सिंपल से कर सकते हैं। 5 + 3 कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया। 41 में 8 चला गया, कितना हो गया आपके पास, 33 हो गया। 33 + 39 यदि जोड़ लेते हैं, 9 3 12 6 6 और ये 7 72 हो गया। और 65 में यदि हम 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -7। माइनस का क्या आ जाएगा, 7 आपका आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो -7 बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 20 क्या बोला गया है, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 15% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य का अंतर जो है वो कितना हो जाता है, 420 रुपये हो जाता है। तो आप सीपी बताइए, क्या बताइए, आपको सीपी निकालना है भाई, क्या निकालना है आपको, सीपी निकालना है। ठीक है, अब क्या बोला है कि भाई 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 15% की हानि पे बेचा जाए तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो जाता है, 420 हो जाता है। चलो ठीक है, 15% लाभ होगा तो विक्रय कितना होगा, 115% हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। और यदि आप 15% की हानि पर बेचोगे तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 85%। दोनों का जो अंतर है वो कितना हो गया, 15 15 30, तो 30% बराबर कितना है, 420। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 420 बटे 30 गुणित कितना आपके पास 100, 3 से कितना 1400 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये 1400 जो है वो आपका वस्तु का क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन में समय भी आपका कम लगना चाहिए, मैं बार बार ये कहता हूँ। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 115, सेलिंग प्राइस 85, जब लॉस में चला गया दोनों का अंतर जो है वो कितना दिया, 420। हमने अंतर किया 30 बराबर, यदि 420 है तो 1 बराबर कितना आया, आपने निकाल लिया, यहाँ पे 100 बराबर कितना आएगा और आपने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया है कि एक मूलधन जो है वो 12,500 की दर है, 12,500 रुपये मूलधन है आपका, और उस पर 8% की दर है और 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 8% की दर है, ठीक है भाई, 8% की दर हम लगा देते हैं पहला साल, ये दूसरा साल। 12,500 का यदि हम 8% निकालेंगे तो बस 2 0 कट जाएंगे, गुणा करना पड़ेगा, 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 कम 8, 8 2 कितना हो गया 10। 1,000 रुपये आ गया। 1,000 हम यहाँ कॉपी कर देंगे
और 1000 पर फिर से हम 8% लगा देंगे तो आपका ये 80 आ जाएगा, क्योंकि 2 साल का चाहिए था। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 2080 रुपये हमारा CI हो जाएगा। कितने साल का, 2 साल का हमारा CI बन जाएगा। ठीक है, स्लैब मेथड लगाइए, कॉमन स्लैब मेथड है, सभी लोग जानते हैं। जो भी यदि तैयारी कर रहा होगा तो उसको स्लैब मेथड सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ही पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। ए और बी जो है, ए जो है वो 17 दिन में काम को करता है और बी जो है वो 11 दिन में काम को करता है और इस पर 2800 रुपये उसे मिलते हैं। तो ए का हिस्सा बताइए। यह आपको पता होना चाहिए, जब भी पैसे बांटे जाते हैं काम करते समय तो पैसा हमेशा कैसे बांटा जाता है, काम के अनुपात में। लेकिन यदि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे के सारे व्यक्ति जो यहाँ पे अवेलेबल हैं वो कहीं छोड़ के नहीं गए हैं, कोई तीसरा व्यक्ति यदि नहीं आया है, इसका मतलब ये होगा कि जो उनके काम का अनुपात है उसका उल्टा होता है समय का अनुपात, और समय का जो अनुपात होगा उसका उल्टा होगा आपकी क्षमता का अनुपात, और उसी अनुपात में वो पैसा बांटा जाता है। इसका मतलब यदि इनके समय का अनुपात कितना है, 17:11, तो इनकी जो क्षमताओं का अनुपात होगा, इनकी जो एफिशिएंसी का रेशो होगा वो हो जाएगा 11:17 और इसी में वो पैसा बांटा जाएगा। तो 11 + 17 मिला के कितना हो रहा है, 28। 28 बराबर 2800, तो एक बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 100। 100 में 11 का गुणा कर दीजिए, 1100 रुपये किसका हिस्सा हो जाएगा आपका, ए का हिस्सा हो जाएगा 1100 रुपये। वैसे तो काम के अनुपात में पैसा बांटा जाता है, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई व्यक्ति तीसरा आ रहा है ना कोई छोड़ के जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे काम के अनुपात में नहीं निकाल के जो आपको टाइम दिया गया उसका उल्टा कर देंगे तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी और उसी अनुपात में वो पैसा बांट दिया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट 1100। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 23 में क्या बोला गया है यहाँ पर कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो लाभ जो है आपका क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो वस्तु का जो वास्तविक लाभ होगा वो कितना प्रतिशत होगा, चलिए देख लेते हैं। विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य आपका डबल कर देते हैं, यदि पहले ओरिजिनली कितना था 100 रुपये था, तो अब जो नया आपका सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया है, डबल हो गया, 200 कर दिया गया है। तो जो लाभ है वो कितना हो गया, 3 गुना हो गया है। इसका मतलब 3 गुना कर लेते हैं लाभ, इसका मतलब ये हो गया 100 माइनस यदि हम CP मान लेते हैं, CP है बराबर ये हो गया आपके पास कितना 200 माइनस CP। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पुराना था आपका और ये आप लाभ 3 गुना हो जाता है आपके पास, ये हो गया 300 माइनस 3CP बराबर 200 माइनस CP। सिंप्लीफाई करेंगे 100 हो गया, ये हो गया आपके पास 2CP। तो CP निकल के आ गया आपके पास कितना 50, कितना आ गया आपके पास 50। तो CP यदि आपके पास 50 आया तो आपको पता है CP तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। CP कांस्टेंट मतलब 50 की चीज़ यदि आप 100 में बेच रहे हो, वास्तविक निकालना था, 50 की 100 में बेचेंगे कितना लाभ होगा, 50 किस पर होगा, 50 पे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 100%, 50/50 × 100, आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 100% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 100% क्या हो जाएगा, नया प्रॉफिट परसेंट, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन 24 में क्या बोला गया कि सोनम ने एक टीवी आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीद लिया। 5 का आप मल्टीपल कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर 5 का मल्टीपल आप 100 भी ले सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने विक्रय मूल्य मान लिया कितना रुपए है, 100 रुपये है, तो ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है। आपका जो CP है वो 100 का 4/5 होगा, इसका मतलब हो जाएगा ये 20 को कितना हो गया आपका 80 रुपये। 80 रुपये में उसको खरीदा है, वो पहले 100 रुपये में से बेच रही थी, लेकिन अब उस आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेचा गया है। तो जो नया विक्रय मूल्य आएगा वो पुराने विक्रय मूल्य से 4% ज़्यादा है, इसका मतलब हो गया ये 104। इसका मतलब 80 की चीज़ 104 में बेची जा रही है, मतलब कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं आप, 24 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। कितने पर, 80 रुपये पर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 0 कट गया 8 से 3 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 30% का लाभ होगा। सोनम को जो लाभ होगा वो कितने प्रतिशत का हो जाएगा, 30% का लाभ उसे होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में 25 में क्या कहा गया है, एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दुगनी है। समानांतर चतुर्भुज सभी लोग जानते हैं, ये समानांतर चतुर्भुज है जिसकी विपरीत भुजाएं क्या होती है, समान और समांतर होती हैं। ये इस प्रकार से दिया गया, ये इसके ऊपर हमने हाइट डाल दी है h, ये इसका बेस आपने मान लिया है a, ये इसका दूसरा बेस मान लिया आपने क्या b। एरिया सभी लोग इसका जानते हैं, इसका जो क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट होती है, बेस इंटू हाइट इसका जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। बेस इंटू हाइट का मतलब है आधार गुणित संगत ऊंचाई। हाइट इसको आप ध्यान से लें, यदि आप आधार ये ले रहे हैं तो इसकी संगत ऊंचाई h लेनी पड़ेगी। यदि आपने आधार b को लिया है तो इसके ऊपर जो हाइट डाली जाएगी वो आपको हाइट लेनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। ये h1 आपको या h2 आपको लेनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से दुगनी है। ऊंचाई जो है वो आधार से क्या है, दुगनी है। आधार से क्या हो गई, डबल हो गई, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x² बराबर कितना हो रहा है आपका 288 हो रहा है। तो आपका जो x² हो जाएगा 144 और यहाँ पर x निकल के आ गया आपके पास 12।
और x यदि 12 निकल के आया मतलब आ गया आपका कि जो ऊंचाई थी उसके संगत आधार से दुगनी थी। यदि ऊंचाई दुगनी थी इसका मतलब यदि आधार इसका यदि 12 है तो जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। तो इसकी ऊंचाई आपसे पूछी गई थी, तो ऊंचाई जो है इसका क्या है, डबल है जस्ट आधार का, तो आप डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24। जो भी यूनिट दी गई मीटर है तो मीटर में आप कंसिडर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन पे था। ये क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया आपको कि a बराबर बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो इसमें कई सारे वैल्यू पुट करके भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि या यहाँ पे किसी का मान आप रख दें जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो भी आप आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए बराबर कितने के बराबर है, ए के बराबर है। तो यहाँ पर यदि आप सिंप्लीफाई करो तो a इंटू बी माइनस ए बराबर क्या हो रहा है, बी स्क्वायर, तो ये हो रहा है आपका ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, बी स्क्वायर। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें इधर लेके जाएं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी बराबर क्या है, 0। हालांकि इसको सिंप्लीफाई करने पे ही आपको आंसर जल्दी मिल जा रहा है। अब यदि किसी को आइडेंटिटी याद होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। माइनस होता है तो प्रोडक्ट प्लस में आता है, प्लस होता है तो प्रोडक्ट माइनस का आता है। ये यदि पूरा 0 हो रहा है इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई करके आपको 0 ही मिलेगा आंसर, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो रहा है आपके पास 0 बन जा रहा है। चलिए आपका आंसर हो गया कितना, 0। क्वेश्चन में 27 देख लेते हैं। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का है ये भी आपको, ठीक है। ये यहाँ पे ये गलत हो गया, ये नहीं निकालना आपको, सीधा ये निकालना है कि अंडर रूट ऑफ 225 डिवाइडेड बाय 14 इंटू अंडर रूट ऑफ 196 डिवाइडेड बाय 22 इंटू अंडर रूट ऑफ 484 डिवाइडेड बाय 15। सिंप्लीफिकेशन का है तो देख लेते हैं क्या आ रहा है आंसर। 225 का वर्गमूल होता है 15/14, ये 196 का 14/22 और 484 का हो जाएगा आपका कितना 22/15। 22 से 22 कट गया, 14 से 14 कट गया, 15 से 15 कट गया, तो क्या बचा आपके पास 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सीधा सीधा वैल्यू कट जा रही है क्रॉस में, आंसर आपका 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन में 28 में क्या बोला है, किस राशि का 32% का 40% का 60% 432 के बराबर है। किस राशि का नहीं पता, x मान लेते हैं। 32% का 40% का, 40 के बजाय हम 2/5 ले लेते हैं और 60 के बजाय हम 3/5 ले लेते हैं, बराबर किसके है 432 के। जिसकी हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद है हम उसको तुरंत वैसा ले लेंगे, जिसकी याद नहीं है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। जैसे 40 का हमको पता होता है 2/5, 60 का हमें पता होता है 3/5। चलो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, कुछ यदि कट रहा है तो काट देंगे, नहीं है तो आप सीधा डिवीजन कर देंगे। यहाँ पर इसको 4 से काट लेते हैं, 4 से 8 बार, 4 से कितना हो गया आपके पास 25 बार। और कुछ कट रहा है कि नहीं आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ कट रहा है कि 8 दूनी 16 है। 6 से काट लेते हैं, 6 7 42 और 6 दूनी 12 हो रहा है, 8 से ये 9 बार कट रहा है, मतलब आपको 9 में 125 इंटू 25 का क्या करना है, गुणा करना है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 9 में 625 का गुणा करना है, और 625 का गुणा मतलब 5 की घात 4। इसका मतलब 5 की घात 4 से जब भी गुणा करना रहेगा तो आप इसमें पीछे 4 0 लगाकर 2 की घात 4 होता है 16 से आप भाग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। या एक तरीका ये है कि सीधा आप 9 से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, जो भी कभी कभी ईजी रहे उस हिसाब से डील किया जा सकता है। जैसे यहाँ डिवीजन थोड़ा टफ पड़ रहा है, आप मल्टीप्लिकेशन जल्दी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। 9 पंचे 45, 4 9 दूनी 18, 18 4 22, 2 9 14 14 कितना हो गया 56। तो ये थोड़ा सा इजी पड़ रहा है तो आप इसको फॉलो करेंगे। कभी कभी डिवीजन आसान हो जाता है तो आप डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। यहाँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आसान था इसलिए किया जा सकता था, तो आंसर आप मल्टीप्लिकेशन से ही निकालिएगा। लेकिन याद रखना कि यदि कभी भी 5 की घात के भी n से गुणा करें तो आप उसको 10 की घात n बटे 2 की घात n के रूप में लिख सकते हैं और उसको सिंप्लीफाई जल्दी किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन थे। जितने भी क्वेश्चन मिले वो यहाँ पर आपको 28 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए गए, और इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत अप्रोच भी मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैथ सेक्शन जो है बहुत ही इजी आ रहा है, ज़्यादा टफ लेवल नहीं पूछा जा रहा है, मतलब मीडियम लेवल है। आप यदि थोड़ी भी आपने अच्छे से तैयारी करके गए तो आप आराम से 25 में से 22 या 20 तो बना ही सकते हैं। ठीक है, जो भी होगा नेक्स्ट और शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन हमको मिलते जाएंगे उसका आपको मन का लाइव चैनल के माध्यम से डिस्कशन कराया जाएगा, तो उसके लिए आप मन का लाइव चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।